तो फाइनली दोस्तों ग्रीनलैंड 2, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ग्रीनलैंड फर्स्ट, इसका ही अगला पार्ट है ग्रीनलैंड 2। जी हाँ दोस्तों, ये हमें अभी हाल ही में देखने को मिली है, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है और जब ये OTT पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताएगी, इसकी स्टोरी, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, आगे मैं इसकी और डिटेल आपको बताता हूँ। ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन 2026 में बनी एक अमेरिकी पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्म है जो आपदा फिल्म ग्रीनलैंड 2020 का सीक्वल है, जिसमें जेरार्ड बटलर और मोरेना बैकरिन ने अपनी भूमिकाएं दोहराई हैं। फिल्म का निर्देशन रिक रोमन वॉ ने किया है और इसे क्रिस स्पार्लिंग और मिशेल लाफॉर्च्यून ने लिखा है। फिल्म में रोमन ग्रिफिन डेविस, जिन्होंने रॉजर डेल फ्लॉयड की जगह ली है, एम्बर रोज रेवा, गॉर्डन अलेक्जेंडर, पीटर पॉलीकार्पो, विलियम अबाडी और टॉमी अर्ल जेनकिंस भी हैं। ये फिल्म सबसे पहले 6 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रिया में और फिर 9 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंस गेट द्वारा रिलीज की गई थी। इसे समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली। कथानक: क्लार्क नामक अंतरतारकीय धूमकेतु द्वारा पृथ्वी और सभ्यता के अधिकांश भाग को नष्ट किए जाने के 5 वर्ष बाद ग्रह का वातावरण अस्त व्यस्त हो गया है। अचानक विद्युत चुंबकीय तूफान आ सकते हैं, साथ ही प्रभाव से उत्पन्न रेडियोधर्मी विकिरण और भूकंप भी आते रहते हैं। गैरिटी परिवार इस आपदा के बाद से ग्रीनलैंड में एक भूमिगत बंकर में रह रहा है। एलिसन अब एक नेता हैं। जॉन एक स्काउट और इंजीनियर के रूप में समुदाय का रखरखाव करते हैं और उनका किशोर बेटा नेथन स्काउट बनना चाहता है। भूकंप से बंकर ढह जाता है, जिससे आपातकालीन निकासी करनी पड़ती है। अधिकांश जीवित बचे लोग सुनामी में मारे जाते हैं और बंकर नष्ट हो जाता है। गैरिटी परिवार और डॉक्टर अमीना कुछ बचे हुए लोगों के साथ एक लाइफ बोट में सवार होकर किसी तरह लिवरपूल पहुंच पाते हैं। ग्रीनलैंड के बचे हुए आखिरी लोग तब अलग हो जाते हैं जब एक दूसरे बचाव बंकर में घुसने की कोशिश कर रहे स्थानीय लोगों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे लंदन पहुंचते हैं, आराम करते हैं और फ्रांस की ओर आगे बढ़ते हैं, ये मानते हुए कि पूर्व गल्फ ऑफ लायन और भूमध्य सागर में क्लार्क द्वारा छोड़े गए प्रभाव वाले गड्ढे में ही मानवता ने पुनर्निर्माण शुरू किया है। बचे हुए लोगों के नेटवर्क में अफवाहें हैं कि ये क्षेत्र सेना द्वारा भारी सुरक्षा में है, भूमि पर खेती की जाती है और विवर्तनिक और विकिरण संबंधी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। परिवार को पता चलता है कि जॉन अपनी जासूसी के काम के कारण विकिरण बीमारी से मर रहा है और अमीना को डोवर जाते समय डाकुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार इंग्लिश चैनल पार करता है, जो अब एक सूखा, हवादार बंजर इलाका बन चुका है, और कैलिस में एक फ्रांसीसी परिवार से मिलता है जो उन्हें शरण देता है। फ्रांसीसी परिवार के अनुरोध पर गैरिटी परिवार अपनी बेटी कैमिला को अपने साथ क्रेटर ले जाता है। वे क्रेटर क्षेत्र की रक्षा कर रहे एक भयंकर सैन्य युद्ध की अग्रिम पंक्ति में पहुंचते हैं और उन्हें पीछे की ओर ले जाया जाता है। क्रेटर के रास्ते में डाकुओं ने उनके वाहन पर हमला किया और समूह की रक्षा करते हुए जॉन को गोली लग जाती है। अंततः परिवार उस गड्ढे तक पहुंच जाता है जहां उन्हें उपजाऊ खेत, साफ झीलें और राख व ऊर्जा तूफानों से मुक्त स्वच्छ आकाश मिलता है, जिससे दुनिया भर में फैली उन अफवाहों की पुष्टि होती है कि प्रभाव स्थल ठीक हो गया था। पृथ्वी तेजी से ठीक हो रही थी, जैसा कि अमीना ने पहले सुझाव दिया था कि यदि यह सच है तो ये क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्तीकरण घटना के बाद देखी गई अचानक वृद्धि के समान हो सकता है। बचे हुए लोग एक सुरक्षित घाटी के सामने विश्राम करते हैं। जॉन अपने लक्ष्य के दर्शन करते ही अपने घाव के कारण दम तोड़ देता है, इस बात से संतुष्ट कि उसने एलिसन और नेथन को एक सुरक्षित नए जीवन के लिए बचा लिया। कलाकार जेरार्ड बटलर जॉन गैरिटी के रूप में, एक संरचनात्मक इंजीनियर और क्लार्क प्रभाव के उत्तरजीवी जॉन की पत्नी एलिसन गैरिटी के किरदार में मोरेना बैकरिन। रोमन ग्रिफिन डेविस ने जॉन और एलिसन के मधुमेह से ग्रस्त बेटे नेथन गैरिटी की भूमिका निभाई है। इससे पहले यह किरदार रोजर डेल फ्लॉयड द्वारा निभाया गया था। डॉक्टर अमीना के रूप में एम्बर रोज रेवाह गॉर्डन, अलेक्जेंडर लेफ्टिनेंट ब्लेक के रूप में पीटर पॉलीकार्पो ने डॉक्टर हॉगिन की भूमिका निभाई। डेनिस लॉरेंट के रूप में विलियम अबादी, कैमिली के रूप में नेलिया वेलेरी दा कोस्टा,
जनरल शार्प के रूप में टॉमी अर्ल जेनकिंस, एडम शॉ के रूप में ट्रॉन फॉसा ऑरवाग राचेल, एवलिन कैरी होल्ट के रूप में सिडसेल सीम कोच पिया के रूप में, एलेक्स लानीपेकुन ने रिले वॉटसन की भूमिका निभाई, मेजर ग्रीन के रूप में नेथन वाइली, लार्स के रूप में गिजली ऑर्न गरारसन। निर्माण जून 2021 में ये घोषणा की गई कि ग्रीनलैंड माइग्रेशन नामक एक सीक्वल विकास में है। अगले महीने STX ने 2021 कान फिल्म महोत्सव में $75 मिलियन में फिल्म के विश्वव्यापी वितरण अधिकार हासिल कर लिए। इसे दिवालियापन सुरक्षा में डाल दिया गया। अधिकांश कलाकार वापस आ गए और हालांकि मोरेना बैकरिन शुरू में अनिच्छुक थीं, लेकिन अंततः वह सीक्वल के लिए लौटने को सहमत हो गई। रोमन ग्रिफिन डेविस ने नेथन गैरिटी की भूमिका में रॉजर डेल फ्लॉयड की जगह ली। मई 2024 में लायंसगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए। एरिक फीडनबर्ग ने पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म का संपादन किया। मुख्य फोटोग्राफी 29 अप्रैल 2024 को शिनफील्ड स्टूडियो और ऑल्टन, हैम्पशायर, यूनाइटेड किंगडम और आइसलैंड में शुरू हुई। फिल्मांकन जुलाई 2024 में समाप्त हुआ। रिलीज ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन सबसे पहले 8 जनवरी 2026 को जर्मनी, हंगरी, स्लोवेनिया और क्रोएशिया में रिलीज हुई थी और 9 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसे मूल रूप से 28 मार्च 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना था। इसे 8 जनवरी 2026 को एनकोर फिल्म्स द्वारा सिंगापुर में रिलीज किया गया था। रिसेप्शन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में $900,000 कमाए। अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने $8.5 मिलियन कमाए। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की समीक्षाओं में से 49% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति ये है, ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन में दुनिया का अंत इसके पूर्ववर्ती के बड़े धमाके वाले रोमांच की तुलना में अधिक धीमी गति से होता है, लेकिन जेरार्ड बटलर की मजबूत स्टार शक्ति इस सीक्वल को यथोचित रूप से आकर्षक बनाए रखती है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 19 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 49 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर औसतन B- ग्रेड दिया। एसोसिएटेड प्रेस की जॉसलिन नोवेक ने इसे एक कामचलाऊ लेकिन कुछ हद तक नीरस, यहां तक कि गंभीर मामला बताया और महसूस किया कि फिल्म का उद्देश्य भावना और चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन उन्हें लगा कि इन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। पीटर सॉब्जिंस्की ने फिल्म को 4 में से 2 सितारे दिए और लिखा कि मूल फिल्म में मौजूद मानवीय नाटक सीक्वल में गायब है। रिक रोमनवॉ, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक, निर्माता, अभिनेता और पूर्व स्टंटमैन हैं। वे फेलन, स्निच और शॉर्ट कॉलर में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हैज़ फॉलन श्रृंखला की तीसरी कड़ी एंजल हैज़ फॉलन का लेखन और निर्देशन किया है और वे इसकी चौथी कड़ी नाइट हैज़ फॉलन का लेखन और निर्देशन करेंगे। वह निर्देशक स्कॉट वॉ के बड़े भाई हैं। कैरियर वॉ ने 1980 और 1990 के दशक में स्टंट परफॉर्मर के रूप में काम किया और यूनिवर्सल सोल्जर, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, लास्ट एक्शन हीरो, हार्ड टारगेट, द क्रो, गॉन इन 60 सेकेंड्स, लीथल वेपन 2, डेज ऑफ थंडर और द वन जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने क्रिश्चियन स्लेटर और मिला जोवोविच अभिनीत फिल्म कफ्स में एक अभिनेता के रूप में भी काम किया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म इन द शैडोज 2001 है, जिसमें जेम्स कान, मैथ्यू मॉडिन और क्यूबा गुडिंग जूनियर ने अभिनय किया है। बाद में उन्होंने वैल किल्मर अभिनीत फेलॉन 2008 का निर्देशन किया। वॉ ने अभिनेता ड्वेन जॉनसन के साथ स्निच 2013 में काम किया और 2012 में आपदा फिल्म डीप वाटर होराइजन के निर्देशन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन फिल्म के विकास प्रक्रिया में बदलाव होने से पहले ये बातचीत रुक गई। 2019 में वॉ ने हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की तीसरी कड़ी एंजल हैज़ फॉलन का लेखन और निर्देशन किया। उन्होंने फिल्म ग्रीनलैंड का निर्देशन किया, जो दिसंबर 2020 में रिलीज हुई थी। बेसिल विलियम इवानिक एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वे थंडर रोड फिल्म्स के संस्थापक हैं और सिकारियो द टाउन, ग्रीनलैंड और जॉन विक फ्रेंचाइजी जैसी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 2018 तक उनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $2 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 1990 के दशक में
वार्नर ब्रदर्स के लिए काम शुरू करने के बाद बेसिल ने 2000 में फिल्म निर्माण कंपनी थंडर रोड की स्थापना की और बाद में 2020 में एस्बरी पार्क पिक्चर्स कम बजट की एक्शन फिल्मों का निर्माण करने के लिए इवानिक का पालन पोषण न्यू जर्सी में हुआ। उनके पिता यूक्रेनी मूल के हैं और उनकी मां जर्मन और आयरिश मूल की हैं। इवानिक ने थंडर रोड की स्थापना से पहले 1990 के दशक में वार्नर ब्रदर्स के लिए काम किया। इवानिक सिकारियो और विंड रिवर फिल्मों की प्रोडक्शन टीम में थे। दोनों ही फिल्में टेलर शेरिडन द्वारा लिखी गई थीं, जिन्होंने विंड रिवर का निर्देशन भी किया और बाद में टीवी शो येलोस्टोन के शोरनर बने। बेसिल ने लायंस गेट की जॉन विक फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों और स्पिन ऑफ सीरीज का भी निर्माण किया। फिल्मोग्राफी फिल्में निर्माता के 19 द विडोमेकर 2002 सह निर्माता, मुस्पोर्ट में आपका स्वागत है 2004, फायरवॉल 2006, हम मार्शल हैं 2006, लॉस्ट बॉयज द ट्राइब 2008, डायरेक्ट टू वीडियो, ब्रुकलिन के सर्वश्रेष्ठ 2009, टाइटन्स का टकराव 2010, शहर 2010, लॉस्ट बॉयज द थर्स्ट 2010, डायरेक्ट टू वीडियो, टाइटन्स का क्रोध 2012, जॉन विक 2014, सातवां पुत्र 2015, सिकारियो 2015, मिस्र के देवता 2016, जॉन विक चैप्टर 2 2017, विंड रिवर 2017। वर्तमान युद्ध, जीने के लिए 24 घंटे, सिकारियो सोलाडो का दिन, होटल मुंबई, एक निजी युद्ध, जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम, द इन्फॉर्मर, अंतहीन चोटिल, ग्रीनलैंड, यात्री, राष्ट्रीय चैंपियन, ठेकेदार, ब्लैक साइट, लव अगेन, जॉन विक चैप्टर 4 कंधार, साइलेंट नाइट, रेड राइट हैंड, मंकी मैन, ब्रीथ, ट्रिगर वार्निंग, बैलेरीना, रिले, डस्ट बनी, ग्रीनलैंड प्रवासन, विंड रिवर, अगला अध्याय, जॉन विक अध्याय 5, किसी भी माध्यम से, बूंडॉक सेंट्स 3, द डेविल्स माउथ, परफेक्ट गर्ल, कार्यकारी निर्माता। क्रिस पार्लिंग 1977 प्रोविडेंस रोड आइलैंड के एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। करियर रॉजर विलियम्स यूनिवर्सिटी और ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी से क्रिमिनल जस्टिस में डिग्री प्राप्त करने के बाद और कई कम बजट वाली स्वतंत्र फिल्मों के लेखन, निर्देशन और निर्माण के बाद स्पार्लिंग को मुख्य धारा में तब सफलता मिली जब उनकी फीचर लेंथ पटकथा बर्ड को निर्माता पीटर सैफरान ने खरीद लिया। स्पेनिश निर्देशक रॉड्रिगो कोर्टेस और अभिनेता रायन रेनॉल्ड्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। फिल्म का प्रीमियर 2010 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचकों से खूब सराहना मिली और अंततः इसे लायंस गेट फिल्म्स को बेच दिया गया। बाद में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित दुनिया भर के अन्य फिल्म समारोहों में प्रदर्शित होने के साथ साथ सिडजेस फिल्म फेस्टिवल में मेलियस डियोर पुरस्कार जीतने के बाद इसे सितंबर 2010 में सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने दुनिया भर में $18 मिलियन से अधिक की कमाई की। ये फिल्म बाद में जनवरी 2011 में डीवीडी पर रिलीज हुई। स्पार्लिंग को 2010 के नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा बरीड के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का पुरस्कार दिया गया और फिल्म को 2010 की 10 सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया। उन्होंने 2011 में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए गोया पुरस्कार भी जीता और उन्हें इसी श्रेणी में गॉडी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। स्पार्लिंग ने बाद में एटीएम की पटकथा लिखी, जो पीटर सैफरन द्वारा निर्मित और 2010 की शरद ऋतु में विन्नीपेग मैनिटोबा में फिल्माई गई एक सस्पेंस थ्रिलर थी और 2012 में आईएफसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई थी। उन्होंने निर्माता एम नाइट श्यामलन के लिए रीइनकार्नेट भी लिखा, जो द नाइट क्रॉनिकल्स नामक 3 भाग श्रृंखला की दूसरी फिल्म है। 2014 में वार्नर ब्रदर्स और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने लेखक जो नेस्बो द्वारा लिखित अपराध उपन्यास ब्लड ऑन स्नो को रूपांतरित करने के लिए स्पार्लिंग को काम पर रखा। इसी वर्ष उनकी मूल पटकथा द सी ऑफ ट्रीज का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें मैथ्यू मैककोनागी, नाओमी वाट्स और केन वातानाबे ने अभिनय किया और जिसका निर्देशन गस वैन सैंट ने किया। वैरायटी ने नवंबर 2014 के अंक में स्पार्लिंग को देखने लायक 10 पटकथा लेखकों में से एक बताया। 2 महीने बाद स्पार्लिंग की हॉरर थ्रिलर फिल्म द एटिकस इंस्टीट्यूट, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित किया था, एंकर बे फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई।
यूनिवर्सल पिक्चर्स ने फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय वितरण किया। उनकी अगली निर्देशित फिल्म मर्सी 2016 में नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की गई। बाद में उन्होंने 2020 में रिलीज हुई फिल्म ग्रीनलैंड की पटकथा लिखी, जो 26 देशों में बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर रही और समीक्षकों से भी खूब प्रशंसा मिली। इस फिल्म में जेरार्ड बटलर और मोरेना बैकरिन ने अभिनय किया है और इसका निर्देशन रिक रोमन वॉ ने किया है। वे इसके सीक्वल ग्रीनलैंड माइग्रेशन की पटकथा भी लिखेंगे, जिसकी घोषणा 2021 के कान फिल्म फेस्टिवल में की गई थी। 2021 में उनकी 2 ऐसी फिल्में भी रिलीज हुईं जिनका उन्होंने लेखन और निर्माण दोनों किया। द डेस्परेट आवर, जिसमें नाओमी वाट्स ने अभिनय किया है और जिसका निर्देशन फिलिप नॉइस ने किया है, और इंट्रूजन, जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है और जिसमें फ्रीडा पिंटो ने अभिनय किया है। मोरेना सिल्वा द वोसेटा बेकारिन, जन्म 2 जून 1969, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। वो टीवी सीरीज स्टारगेट SG-1 के सीजन 10 में एड्रिया, साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज फायरफ्लाई 2002-2003 में इनारा सेरा और इसके फॉलो-अप फिल्म सेरेनिटी 2005, सुपर हीरो कॉमेडी फिल्मों डेडपूल 2016, डेडपूल 2 2018 और डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 में वेनेसा, थ्रिलर सीरीज होमलैंड 2011-2013 में जेसिका ब्रॉडी और सुपर हीरो सीरीज गॉथम 2015-2019 में लेस्ली थॉम्किंस के लिए जानी जाती हैं। होमलैंड के लिए बेकारिन को 2013 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ब्राजील में जन्मी वह एक बच्चे के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बेकारिन का जन्म 2 जून 1969 को रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ था, जो एक अभिनेत्री वेरा सेट्टा और एक पत्रकार फर्नांडो बेकारिन की बेटी थी। अपने पिता के माध्यम से वो आंशिक रूप से इतालवी मूल की हैं, जिनकी जड़ें वेनेटो में हैं। वो 10 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर चली गईं। बेकारिन ने पब्लिक स्कूल 41 और न्यूयॉर्क सिटी लैब स्कूल फॉर कोलैबोरेटिव स्टडीज में पढ़ाई की, जहां वो और उनकी भावी होमलैंड सह कलाकार क्लेयर डेंस सहपाठी थीं। बाद में बेकारिन ने जूलियार्ड स्कूल के थिएटर प्रोग्राम में एडमिशन लिया, जहां वो ड्रामा डिवीजन के ग्रुप 29 1996-2000 में थीं। वो एक नेचुरलाइज्ड US सिटीजन हैं। करियर बेकारिन को अपना पहला फिल्म रोल इम्प्रोवाइज्ड फैशन वर्ल्ड कॉमेडी परफ्यूम 2001 में मिला। इसके बाद वे ऑफ ब्रॉडवे 2001 में लीड रोल में रहीं। उन्होंने सेंट्रल पार्क प्रोडक्शन द सीगल में नताली पोर्टमैन की अंडरस्टडी के तौर पर काम किया। साइंस फिक्शन ड्रामा फायरफ्लाई 2002 में इनारा सेरा के रोल में बेकारिन की पहली टेलीविजन सीरीज थी और उन्होंने 2005 की फिल्म सेरेनिटी में भी अपना रोल दोहराया। जनवरी 2012 में 69वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेकारिन। फरवरी 2005 में बेकारिन ने एनिमेटेड सीरीज जस्टिस लीग अनलिमिटेड के कई एपिसोड में ब्लैक कैनरी के लिए आवाज दी थी। उन्होंने हाउ आई मेट योर मदर के सीजन 2 एपिसोड 7 में क्लो के रूप में मेहमान भूमिका निभाई, जो 6 नवंबर 2006 को प्रसारित हुआ था। उन्होंने 2006 में टेलीविजन सीरीज द OC के 3 एपिसोड में भी मेहमान भूमिका निभाई थी। बेकारिन इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया के अप्रसारित पायलट एपिसोड में एक ट्रांसजेंडर महिला कार्मेन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। अप्रैल 2006 में बेकारिन को स्टारगेट SG-1 के 10वें सीजन में आवर्ती खलनायक एड्रिया के वयस्क संस्करण की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। बेकारिन ने फिल्म स्टारगेट द आर्क ऑफ ट्रुथ में अपनी भूमिका दोहराई। मई 2009 में बेकारिन ने न्यूयॉर्क सिटी में प्लेराइट्स होराइजन्स में थेरेसा रेबेक के टेलीविजन व्यंग अवर हाउस में अपनी ऑफ ब्रॉडवे शुरुआत की। उन्होंने ABC की 2009-2011 श्रृंखला वी में एलियन विजिटर्स की नेता अन्ना की मुख्य भूमिका निभाई, जो 1984 की श्रृंखला की रीमेक थी। मई 2011 में शो के दूसरे सीजन के समापन के प्रसारण के तुरंत बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि शो तीसरे सीजन के लिए वापस नहीं आएगा। उसी महीने बेकारिन शो टाइम टेलीविजन नाटक होमलैंड के कलाकारों में शामिल हो गई, जिसके लिए उन्हें युद्ध के पूर्व कैदी की विवादित पत्नी के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। 18 जुलाई 2013 को उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए 2013 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए नामित किया गया था। 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बेकारिन 2015 की एक्शन कॉमेडी स्पाई में एजेंट करन वॉकर के रूप में दिखाई दी। 2016 में बेकारिन फिल्म डेडपूल में वेनेसा कार्लाइल के रूप में दिखाई दी। उन्होंने 2018 की सीक्वल डेडपूल 2 में अपनी भूमिका को दोहराया। 2015 में
बैकारिन ने फॉक्स शो गॉथम में डॉक्टर लेस्ली थॉम्पकिंस के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने शो के सभी 5 सीजन में किरदार निभाया। उन्होंने 2013 से 2015 तक द मेंटलिस्ट में एरिका फ्लिन का रोल भी किया, जो अपने पति की हत्या करने वाली महिला थी और पैट्रिक जेन साइमन बेकर की रोमांटिक दिलचस्पी थी। 2019 में उन्होंने ब्राजीलियन टीवी सीरीज सेसाओ डे टेरापिया थेरेपी सेशन में एक साइकोलॉजिस्ट का रोल किया, जो उनके अपने देश में उनका पहला प्रोडक्शन रोल था। 2020 में बैकारिन ने एपोकैलिप्स थ्रिलर ग्रीनलैंड में को स्टार के तौर पर काम किया। 2023 में बैकारिन ने एक्शन फिल्म फास्ट चार्ली में एक्टिंग की। अक्टूबर 2025 से वो सीबीएस ड्रामा शेरिफ कंट्री में लीड शेरिफ मिकी फॉक्स के तौर पर नजर आई हैं। पॉलिटिकल विचार और एक्टिविज्म। 2024 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैकारिन जनवरी 2019 में बैकारिन ने न्यूज़ वीक मैगजीन में एक ओपिनियन पीस लिखा, जिसमें उन्होंने रिफ्यूजी की तरफ से इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ काम करने के अपने अनुभव बताए। वो कोलंबिया की यात्रा के दौरान वेनेजुएला के शरणार्थियों का इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने एक बदलती स्थिति के बारे में चेतावनी दी, जिससे अमेरिका में शरण मांगने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। बैकारिन ब्राज़ील में महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी मां के काम से प्रेरित होकर महिलाओं और लड़कियों की हिमायती बन गई। 2019 में दूसरों के साथ कलाकारों, वकीलों, अधिवक्ताओं और शरणार्थियों के साथ काम करते हुए उन्होंने फ्लोरेस एग्जिबिट्स परियोजना में भाग लिया। उन्होंने यूएस मेक्सिको सीमा पर हिरासत में रखे गए एक प्रवासी बच्चे की शपथ ली हुई गवाही पढ़ी। निजी जीवन। नवंबर 2011 में बैकारिन ने अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्देशक ऑस्टिन चिक से शादी की और उनका एक बेटा है। जुलाई 2015 में चिक ने सुलह न हो सकने वाले मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। उस समय के आसपास बैकारिन ने अपने गौथम सह कलाकार बेन मैकेंजी के साथ डेटिंग शुरू की और उनकी बेटी का जन्म हुआ लगभग उसी समय जब बैकारिन का तलाक आधिकारिक हो गया। नवंबर 2016 में बैकारिन और मैकेंजी ने अपनी सगाई की घोषणा की और उन्होंने 2 जून 2017 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में शादी कर ली, जो बैकारिन का 38वां जन्मदिन था। उनका एक बेटा भी है। फिल्मोग्राफी कुंजी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। संदर्भ 2001 परफ्यूम मोनिका, वे ऑफ ब्रॉडवे रेबेका। 2002 रोजर डोजर गर्ल इन बार। 2005 सेरेनिटी इन आरासेरा। 2007 सैंड्स ऑफ ओब्लिवियन प्रो एलिस कार्टर। 2008 डेथ इन लव ब्यूटिफुल वुमन स्टारगेट द आर्क ऑफ ट्रुथ एड्रिया। 2009 स्टोलन रोज मॉन्टगोमरी। 2011 लुक अगेन एलिसन। 2014 बैक इन द डे लोरी सन ऑफ बैटमैन। टालिया अल गुल वॉइस डायरेक्ट टू वीडियो। 2015 स्पाई कैरन वॉकर। 2016 बैटमैन बैड ब्लड टालिया अल गुल वॉइस डायरेक्ट टू वीडियो। डेडपूल वेनेसा कार्लाइल। 2018 डेडपूल 2। 2019 फ्रेमिंग जॉन डेलोरियन क्रिस्टीना फेरारे। रोमन ग्रिफिन डेविस एक अंग्रेजी अभिनेता है जो फिल्म जोजो रैबिट में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और करियर। डेविस का जन्म 5 मार्च 2007 को लंदन में हुआ था। वे छायाकार बेन डेविस और लेखिका निर्देशक कैमिला ग्रिफिन के पुत्र हैं। वे अपने माता पिता और जुड़वा भाइयों गिल्बी और हार्डी के साथ ईस्ट ससेक्स में रहते हैं। उन्होंने 2020 तक ससेक्स के कमनोर हाउस और क्रैनब्रुक ग्रामर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। डेविस ने 2019 में ताइका वेटिटी द्वारा निर्देशित व्यंग्यात्मक ब्लैक कॉमेडी फिल्म जोजो रैबिट से अभिनय की शुरुआत की। उनके जुड़वा भाई भी इस फिल्म में हिटलर यूथ के क्लोन के रूप में हैं। डेविस को जोजो रैबिट में उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए वॉशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड जीता। उन्होंने 2021 की कॉमेडी फिल्म साइलेंट नाइट में अभिनय किया, जिसका निर्देशन और निर्माण उनकी मां कैमिला ग्रिफिन ने किया था। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका 2019 जोजो रैबिट, जोजो 2021 साइलेंट नाइट। कला ग्रीनलैंड 2020 की एक अमेरिकी आपदा फिल्म है जिसमें जेरार्ड बटलर एक ऐसे परिवार के पिता की भूमिका निभा रहे हैं जिसे पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ते ग्रह विनाशकारी धूमकेतु से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
इसका निर्देशन रिक रोमन वॉ ने किया है और इसे क्रिस स्पार्लिंग ने लिखा है। फिल्म में मोरेना बैकरिन, रॉजर डेल फ्लॉयड, स्कॉट ग्लेन, डेविड डेनमैन और होप डेविस भी मूल रूप से अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म ग्रीनलैंड को कोविड-19 महामारी के कारण कई बार स्थगित किया गया। यह फिल्म घरेलू स्तर पर STX फिल्म्स द्वारा 18 दिसंबर 2020 को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से रिलीज की गई और फिर HBO मैक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई। इसे अन्य देशों में भी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसकी शुरुआत 29 जुलाई 2020 को बेल्जियम से हुई। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म ने $35 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ दुनिया भर में $52.3 मिलियन की कमाई की। इसका सीक्वल ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ। कथानक। संरचनात्मक अभियंता जॉन गैरिटी अटलांटा जॉर्जिया में अपनी अलग रह रही पत्नी एलिसन और मधुमेह से पीड़ित बेटे नेथन के साथ रहते हैं। वे अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ हाल ही में खोजे गए एक अंतरतारकीय धूमकेतु, जिसका नाम क्लार्क रखा गया है, कि पृथ्वी के निकट से गुजरने का दृश्य देखने के लिए घर लौट रहे हैं। सुपरमार्केट में रहते हुए जॉन को DHS का एक स्वचालित संदेश मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्हें और उनके परिवार को आपातकालीन आश्रय के लिए चुना गया है। वह घर लौटते ही देखते हैं कि लाइव टीवी पर एक धूमकेतु का टुकड़ा वायुमंडल में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि यह टुकड़ा बरमूडा के पास समुद्र में गिरेगा, लेकिन यह टैंपा शहर से टकराता है, जिससे शहर और राज्य का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाता है। इसके बाद जॉन को एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें रॉबिन्स एयरफोर्स बेस पर निकासी उड़ान के लिए जाने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि क्लार्क धूमकेतु पृथ्वी की ओर सीधा आ रहा है और 2 दिनों में इसके टकराने से एक विनाशकारी घटना घटित होगी। जॉन, एलिसन और नेथन अपना सामान पैक करते हैं और गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं। बेस तक जाने का रास्ता भारी ट्रैफिक से जाम है, इसलिए गैरिटी परिवार अपनी कार छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ता है। गलती से नेथन की इंसुलिन कार में ही छूट जाती है। बेस पहुंचते ही जॉन को पता चलता है कि इंसुलिन गायब है और वो उसे लेने वापस जाता है। इसी बीच नेथन की स्वास्थ्य स्थिति का पता चलता है, जिससे वो आश्रय लेने के लिए अयोग्य हो जाता है और एलिसन उसके साथ रुक जाती है। जॉन लौटकर एक विमान में सवार होता है, लेकिन एलिसन और नेथन को पीछे छूटते देख वो तुरंत विमान से कूद जाता है। जैसे ही जॉन बेस से बाहर निकलता है, घबराई हुई भीड़ अंदर घुस आती है और गोलीबारी में फैले जेट ईंधन में आग लगने से कई निकासी विमान नष्ट हो जाते हैं। अपनी कार में लौटते समय जॉन को एलिसन का नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वे लेक्सिंगटन में उसके पिता के घर जा रहे हैं। चिकित्सा सामग्री लेने के बाद एलिसन और नेथन राल्फ और जूडी वेंटो के साथ लिफ्ट लेते हैं, लेकिन राल्फ नेथन का अपहरण कर लेता है ताकि उसका और रिस्ट बैंड का इस्तेमाल करके एक फ्लाइट में सवार हो सके। एक अन्य वायुसेना अड्डे पर वेंटो दंपति नेथन के माता पिता होने का नाटक करते हैं, लेकिन जब नेथन ये खुलासा करता है कि वह उनका बच्चा नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद नॉक्सविले में स्थित एक फेमा शिविर में एलिसन और नेथन का फिर से मिलन होता है। अगली सुबह जॉन को पता चलता है कि सबसे बड़ा टुकड़ा लगभग 24 घंटों में टकराएगा। एक कार चुराकर जॉन अपने ससुर डेल के घर पहुंचता है और कुछ ही देर बाद नेथन और एलिसन भी वहां पहुंच जाते हैं। परिवार को ग्रीनलैंड में थुले एयरबेस के पास भूमिगत बंकरों के एक परिसर के बारे में पता चलता है, जिससे पुष्टि होती है कि विस्थापितों को वहीं भेजा जा रहा है। डेल अपनी बेटी के परिवार को अलविदा कहकर वहीं रुकने का फैसला करता है। जॉन, एलिसन और नेथन डेल के ट्रक में सवार होकर आगे बढ़ते हैं, ओसगुड की ओर लगातार बढ़ते हुए। परिवार को रेडियो पर पता चलता है कि क्लार्क, धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा जो 9 मील 14 किलोमीटर चौड़ा है, पश्चिमी यूरोप से टकराएगा और उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। वे ओसगुड हवाई अड्डे पर ठीक समय पर पहुंचते हैं और आखिरी उड़ान में सवार हो जाते हैं। जैसे ही वे ग्रीनलैंड पहुंचते हैं, धूमकेतु का एक टुकड़ा उनसे टकराता है, जिससे विमान को दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरना पड़ता है। गैरिटी परिवार और बाकी यात्री एक सैन्य ट्रक को रोककर बंकर परिसर में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी समय जब धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा वायुमंडल में प्रवेश करता है और पृथ्वी से टकराता है, जिससे सभ्यता के साथ साथ पूरी दुनिया भी तबाह हो जाती है। 9 महीने बाद बंकर का दुनिया भर के अन्य बचे हुए लोगों से रेडियो संपर्क स्थापित होता है। गैरिटी परिवार और अन्य निवासी आश्रय से बाहर निकलते हैं,
क्योंकि खबरें आती हैं कि वातावरण अंततः साफ हो रहा है, जिससे बचे हुए लोगों को पृथ्वी को फिर से पटरी पर लाने का मौका मिल रहा है। कलाकार जॉन गैरिटी के रूप में जेरार्ड बटलर, मोरेना बैकरिन, एलिसन गैरिटी के रूप में रॉजर डेल फ्लॉयड ने नेथन गैरिटी की भूमिका निभाई। राल्फ वेंटो के रूप में डेविड डेनमैन, होप डेविस जूडी वेंटो के रूप में, किंग बैच कॉलिन के रूप में मेरिन डंगे, मेजर ब्रीन के रूप में होल्ट मैककेलेनी, ट्विन ऑटर पायलट के रूप में स्कॉट ग्लैन डेल के रूप में। निर्माण विकास मई 2018 में क्रिस इवांस फिल्म की कास्ट में शामिल हुए और नील ब्लॉमकैंप ने क्रिस स्पार्लिंग की पटकथा पर आधारित फिल्म का निर्देशन किया। फरवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि ब्लॉमकैंप अब फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। उसी महीने रिक रोमन वॉ ने निर्देशक के रूप में परियोजना में शामिल हुए और जेरार्ड बटलर को फिल्म की कास्ट में शामिल किया गया, जिन्होंने क्रमशः ब्लॉमकैंप और इवांस की जगह ली, और बटलर ने अपने जी-बेस बैनर के तहत फिल्म का निर्माण किया। जून 2019 में मोरेना बैकरिन फिल्म की कास्ट में शामिल हुईं। जुलाई 2019 में स्कॉट ग्लेन, एंड्रयू बैचलर और रोजर डेल फ्लॉयड भी शामिल हुए और अगस्त में डेविड डेनमैन भी शामिल हुए। फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हुई और उसी वर्ष 16 अगस्त को अटलांटा में समाप्त हुई। संगीत ग्रीनलैंड फिल्म स्कोर द्वारा डेविड बकले। रिलीज 25 सितंबर 2020। अवधि 55 बना 14 लेबल वारे से सारा बंडे डेविड बकले, जिन्होंने पहले एंजल हैज़ फॉलन पर वॉ के साथ काम किया था, ने फिल्म का संगीत तैयार किया। रिलीज मार्च 2019 में STX एंटरटेनमेंट ने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। इसे मूल रूप से 12 जून 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 30 जुलाई 2020 और फिर 14 अगस्त 2020 तक स्थगित कर दिया गया। इसकी घरेलू रिलीज 24 जुलाई को फिर से स्थगित कर दी गई और इसे 25 सितंबर 2020 को रिलीज किया जाना था। फिल्म के रिलीज कार्यक्रम में बेल्जियम 29 जुलाई, फ्रांस 5 अगस्त और स्कैंडिनेविया 12 अगस्त शामिल है। 14 सितंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म की अमेरिकी रिलीज को फिर से स्थगित कर दिया गया है, इस बार 2020 में बाद में किसी समय के लिए। 30 सितंबर को स्टूडियो ने घोषणा की कि फिल्म सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जाएगी और 13 अक्टूबर को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगी और फिर 27 अक्टूबर को किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगले दिन स्टूडियो ने घोषणा की कि फिल्म के अमेरिकी पे टीवी और स्ट्रीमिंग अधिकार HBO को 20-30 मिलियन डॉलर में बेच दिए गए हैं, जो इसे 2021 की शुरुआत में रिलीज करेगा और इसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में HBO मैक्स और Amazon प्राइम पर स्ट्रीम करेगा। बाद में यह बताया गया कि VOD रिलीज की तारीख 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी। स्टूडियो ने फिल्म के घरेलू प्रचार पर अनुमानित $10 मिलियन खर्च किए। स्वागत, बॉक्स ऑफिस और VOD। ग्रीनलैंड सबसे पहले बेल्जियम में रिलीज हुई, जहां शुरुआती सप्ताहांत में 55 सिनेमाघरों से $73,112 की कमाई हुई। फ्रांस में रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 31,000 टिकटों की बिक्री के साथ $255,000 की कमाई की, जो बटलर की फिल्म ओलंपस हैज़ फॉलन 2013 से 61% अधिक थी। हालांकि वहां कम सिनेमाघर थे और कोविड-19 के कड़े प्रतिबंध लागू थे। कुल मिलाकर इसने देश में $1.09 मिलियन की कमाई के साथ शुरुआत की और 10 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल $1.3 मिलियन की कमाई की। अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के तीसरे सप्ताह में फिल्म 9 देशों में पहले स्थान पर रही और कुल $2.82 मिलियन की कमाई की। नवंबर में फिल्म चीन और मैक्सिको में रिलीज हुई, जहां इसने क्रमशः $3.4 मिलियन और $882,000 की कमाई के साथ शुरुआत की। वैश्विक स्तर पर कुल कमाई $43.1 मिलियन रही। अमेरिका में फिल्म के VOD रिलीज होने पर यह फैंडांगो नाउ पर दूसरी सबसे अधिक किराए पर ली जाने वाली फिल्म थी और एप्पल TV और गूगल प्ले पर तीसरी सबसे अधिक किराए पर ली जाने वाली फिल्म थी। फिल्म फरवरी तक किराए के चार्ट में शीर्ष पर बनी रही और गूगल प्ले और एप्पल TV दोनों पर पहले स्थान पर रही। 24 फरवरी को इंडीवायर ने अनुमान लगाया कि फिल्म ने STX फिल्म्स को पहले ही $60-80 मिलियन का लाभ कमा लिया था, जिसमें 2 मिलियन PVOD किराए से लगभग $32 मिलियन शामिल थे।
आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 160 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 78% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत रेटिंग 6.3/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम राय है कि ग्रीनलैंड दर्शकों को अप्रत्याशित रूप से मनोरंजक समय प्रदान करती है। मेटाक्रिटिक पर 25 आलोचकों के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के लिए लिखते हुए रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3 सितारे दिए और कहा, आमतौर पर दिखने वाली, प्रभावों से भरी, धूमकेतु से धरती को खतरा होने वाली बी ग्रेड फिल्मों के विपरीत ग्रीनलैंड स्टीवन स्पीलबर्ग की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसी है, जिसमें अराजकता और विनाश के दृश्य एक परिवार के जीवित रहने के लिए संघर्ष की कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं, भले ही परिस्थितियां उन्हें अलग कर दें। इंडीवायर के लिए लिखते हुए डेविड एरलिच ने फिल्म को बी ग्रेड दिया और कहा, भड़काऊ दृश्यों से बचकर और संकट के मानवीय पहलू पर ध्यान केंद्रित करके ग्रीनलैंड एक दुर्लभ आपदा फिल्म बन जाती है जो यथार्थवादी लगती है। लॉस एंजलिस टाइम्स की केटी वॉल्श ने लिखा कि न केवल विश्वसनीय है बल्कि पहचानने योग्य भी है। इस सिनेमाई सर्वनाश में अलौकिक जैसा कुछ भी नहीं है। ये वही लोग, स्थान और हाँ, वही व्यवहार हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉर्डन मिंजर ने कहा, अभिनेता और निर्देशक रिक रोमन वॉ द्वारा प्रस्तुत यथार्थवादी चित्रण इस 20-स्तरीय ब्लॉकबस्टर को एक सामयिक और मनोरंजक फिल्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टार ट्रिब्यून के क्रिस हेविट ने इसे सक्षमतापूर्वक निर्मित बताया। ऑस्टिन क्रॉनिकल के मैथ्यू मोनागल के अनुसार ग्रीनलैंड भले ही मूल रूप से एक बी मूवी हो, लेकिन हर समय जमीन से जुड़े रहकर फिल्म निर्माता कुछ ऐसा बनाते हैं जो अपनी श्रेणी से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। नकारात्मक समीक्षाओं में द एवी क्लब के इग्नाटी विश्नेवेट्स्की ने ग्रीनलैंड की तुलना रोलैंड एमरिच की फिल्मों से की, जबकि वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, एक थ्रिलर को आसान नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो ये रोमांचकारी नहीं होता। सीक्वल मुख्य लेख ग्रीनलैंड 2 प्रवास। जून 2021 में ये घोषणा की गई कि ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन नामक एक सीक्वल का निर्माण कार्य चल रहा है और कथित तौर पर यह गैरिटी परिवार की एक जमे हुए यूरोपीय बंजर भूमि में नए घर की खोज की यात्रा पर केंद्रित होगा। अगले महीने STX ने 2021 कान फिल्म महोत्सव में $75 मिलियन में फिल्म के विश्वव्यापी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और सीक्वल को $65 मिलियन का बजट देने पर सहमति व्यक्त की। अप्रैल 2024 में यह घोषणा की गई कि उसी महीने ब्रिटेन में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। थियोडोर स्कॉट ग्लेन एक अमेरिकी अभिनेता है। उनकी भूमिकाओं में शी केम टू द वैली में बिल लेस्टर, नैशविल में प्राइवेट फर्स्ट क्लास ग्लेन केली, अर्बन काउबॉय में वेस हाइटावर, द राइट स्टफ में अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड, सिल्वर एडो में एमेट, द हंट फॉर रेड अक्टूबर में कैप्टन बार्ट मैनकुसो, द साइलेंस ऑफ द लैम्स में जैक क्रॉफर्ड, बैकड्राफ्ट में जॉन एडकॉक्स, एब्सोल्यूट पावर में बिल बर्टन, ट्रेनिंग डे में रोजर, द बॉर्न अल्टीमेटम में एजरा क्रेमर और सेक्रेटेरिएट में क्रिस चेनरी शामिल है। टेलीविजन पर उन्होंने HBO टेलीविजन श्रृंखला द लेफ्टओवर्स में केविन गार्वे सीनियर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेलीविजन श्रृंखला डेयर डेविल और द डिफेंडर्स में स्टिक और द व्हाइट लोटस में जिम होलिंगर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जीवन। ग्लेन का वंश आयरिश और मूल अमेरिकी है। अपने बचपन के दौरान वो नियमित रूप से बीमार रहते थे और 1 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे, जिसमें स्कारलेट फीवर भी शामिल था। बॉक्सिंग, कुश्ती और तांग सूडो में गहन प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपनी बीमारियों से उबर गए, हालांकि वो कुछ वर्षों तक लंगड़ाते रहे। पिट्सबर्ग हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद ग्लेन ने कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी में मेजर किया और 1961 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1962 में वे संयुक्त राज्य मरीन कॉर्प्स रिजर्व में एक तोपची के रूप में शामिल हुए और 3 साल तक सेवा की। इसके बाद उन्होंने 1963 में लगभग 7 महीने तक केनोशा विस्कॉन्सिन में केनोशा न्यूज़ के लिए समाचार और खेल संवाददाता के रूप में काम किया। उन्होंने लेखक बनने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वे ऐसे संवाद नहीं लिख सकते जो पाठकों को संतुष्ट करें। संवाद कला सीखने के लिए उन्होंने विलियम हिक्की द्वारा सिखाई जाने वाली अभिनय कक्षाएं लेना शुरू किया।
करियर। ग्लेन ने 1965 में द इम्पॉसिबल ईयर्स से ब्रॉडवे में पदार्पण किया। उन्होंने जॉर्ज मॉरिसन की अभिनय कक्षा में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छात्रों के नाटकों के निर्देशन में मदद की और ला मामा एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब के प्रस्तुतियों में मंच पर अभिनय किया। 1968 में उन्होंने द एक्टर्स स्टूडियो में काम करना शुरू किया और पेशेवर थिएटर और टीवी में काम करने लगे। ग्लेन की शुरुआती टेलीविजन भूमिकाओं में से दो 1966 की क्राइम सीरीज हॉक में हेल कुरिन की थीं, जिसमें बर्ट रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया था, और सीबीएस के डे टाइम सीरियल द एज ऑफ नाइट में कैल्विन ब्रेनर की थीं। 1977 में निर्देशक जेम्स ब्रिजेस ने उन्हें उसी वर्ष रिलीज हुई फिल्म द बेबी मेकर में उनकी पहली फिल्म भूमिका की पेशकश की। ग्लेन ने 8 साल लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बिताए, जहां उन्होंने फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं और टीवी कार्यक्रमों में भी काम किया, जिनमें टीवी फिल्म गारगोयल्स भी शामिल है। 1978 में ग्लेन अपने परिवार के साथ लॉस एंजलिस छोड़कर केचम इडाहो चले गए और वहां उन्होंने बारमैन, शिकारी और पर्वतारोही के रूप में काम किया। साथ ही कभी-कभी सिएटल के स्टेज प्रोडक्शन में भी अभिनय किया। उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ 1979 में अभिनय किया और जॉनथन डेमे और रॉबर्ट ऑल्टमैन जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। 1980 में उन्होंने ब्रिजेस की फिल्म अर्बन काउबॉय में पूर्व कैदी वेस हाइटावर की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित हॉरर फिल्म द कीप 1983 और एक्शन फिल्मों जैसे वाइल्ड गीस 2 1985 में लॉरेंस ओलिवियर के साथ सिल्वरैडो 1985 और द चैलेंज 1982 और ड्रामा फिल्मों जैसे द राइट स्टफ 1983, टीवी फिल्म काउंटडाउन टू लुकिंग ग्लास 1984, द रिवर 1984 और ऑफ लिमिट्स 1918 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने 1980 के दशक के दौरान अच्छे और बुरे किरदारों को बारी बारी से निभाया। 1987 में वे बर्न दिस के साथ ब्रॉडवे में लौटे। उसी वर्ष उन्होंने गैंगस्टर फिल्मों में हाथ आजमाया, जब उन्होंने फिल्म गैंगलैंड द वॉन मिलर स्टोरी में वास्तविक जीवन के शेरिफ से बंदूकधारी बने वॉन मिलर की भूमिका निभाई, जिसे केवल फिनलैंड में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और अमेरिका में सीधे वीडियो पर रिलीज किया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में ग्लेन का करियर अपने चरम पर था, जब उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि द हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, द साइलेंस ऑफ द लैम्स 1991, बैकड्राफ्ट 1991 और द प्लेयर 1992। नाइट ऑफ द रनिंग मैन 1995 में उन्होंने एक क्रूर माफिया हत्यारे की भूमिका निभाई, जिसके लिए समीक्षकों ने उनकी खूब सराहना की। बाद में उन्होंने अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की ओर रुख किया, जैसे कि फ्राइडियन प्रहसन रेकलेस 1995, ट्रेजिकोमेडी एडी एंड पेन 1997 और केन लोच की सामाजिक राजनीतिक घोषणा कार्लास सॉन्ग। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में ग्लेन ने मुख्य धारा की फिल्मों करेज अंडर फायर 1996, एब्सोल्यूट पावर 1997, स्वतंत्र परियोजनाओं लेसर प्रॉफिट्स 1997 और लार्गा डिस्टेंसिया 1998, जिसे उनकी बेटी डकोटा ग्लेन ने लिखा था, और टीवी नेकेड सिटी अ किलर क्रिसमस 1998 में काम किया। उन्हें ट्रेनिंग डे 2001 में सहायक भूमिका में भी लिया गया था। ग्लेन को एफएक्स ड्रामा सन्स ऑफ एनार्की में क्ले मोरो के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन एक शुरुआती पायलट एपिसोड के बाद उन्हें रॉन पर्लमैन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उन्होंने थ्रिलर फिल्म द बार्बर में यूजीन वैन विंगर्ड की मुख्य भूमिका निभाई। ग्लेन ने 2011 की फिल्म सकर पंच में वाइज मैन के रूप में अभिनय किया। ग्लेन ने ड्रामा फिल्म फ्रीडम राइटर्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने हिलरी स्वैंक के किरदार के पिता की भूमिका निभाई, और द बॉर्न अल्टीमेटम और द बॉर्न लेगेसी में CIA निदेशक एजरा क्रेमर के रूप में नजर आए। उन्होंने नेटफ्लिक्स की टेलीविजन सीरीज डेयर डेविल में स्टिक का किरदार निभाया और 1 साल बाद द डिफेंडर सीरीज में उसी किरदार में वापसी की। 2020 में उन्होंने ग्रीनलैंड में दादा की भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ जेरार्ड बटलर और मोरेना बैकरिन थे। ये एक धूमकेतु द्वारा पृथ्वी के अधिकांश भाग को नष्ट करने के बारे में एक सर्वनाशकारी थ्रिलर थी। 2024 में वह HBO सीरीज द व्हाइट लोटस के सीजन 3 में जिम होलिंगर के रूप में शामिल हुए, जो थाईलैंड के व्हाइट लोटस रिजॉर्ट के सह मालिक थे। सितंबर 2025 में ओल्डनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने ग्लेन को उनके करियर के रेट्रोस्पेक्टिव के साथ श्रद्धांजलि दी। फेस्टिवल का उद्घाटन हैंक बेडफोर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म यूजीन द मरीन के विश्व प्रीमियर के साथ हुआ। फिल्म में ग्लेन ने
यूजीन ली ग्रेडी की मुख्य भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व मरीन है और अपने जीवन को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसका बेटा उसे उसके लंबे समय से बसे घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाकर सिलसिलेवार हत्याएं हो रही हैं। निजी जीवन: उन्होंने 1968 में कैरोल श्वार्ट्ज से शादी की और शादी के बाद ग्लेन ने कैथोलिक धर्म से यहूदी धर्म में धर्मांतरण कर लिया, जो उनकी पत्नी का धर्म था। उनकी 2 बेटियां हैं। फिल्मोग्राफी: फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स: 1970 द बेबी मेकर टैड जैक्स, 1971 एंजल्स हार्ड एज दे कम लॉन्ग जॉन, 1973 हेक्स जिम बैंग, 1975 नैशविल प्राइवेट फर्स्ट क्लास ग्लेन केली। डेविड डेनमैन एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने एनबीसी सिटकॉम द ऑफिस में रॉय एंडरसन के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका से पहले द रिप्लेसमेंट्स में अपनी फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला। 2010 और 2020 के दशक में डेनमैन ने फॉक्स सिटकॉम ट्रैफिक लाइट में माइक रेली, सिनेमैक्स हॉरर सीरीज आउटकास्ट में मार्क होल्टर और एचबीओ मिनी सीरीज मारे ऑफ ईस्ट टाउन में फ्रैंक शीहान के रूप में मुख्य टेलीविजन भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने लोगन लकी, पजल, ब्राइटबर्न, ग्रीनलैंड, द इक्वलाइजर 3 और रेबल रिज जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: डेनमैन का जन्म न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपने बचपन के दौरान 8 स्कूलों में पढ़ाई की। जब वे 9 साल के थे, तब उनका परिवार वॉशिंगटन के सेक्विम में एक फार्म हाउस में रहने चला गया, जहां वे 2 साल तक रहे, जिसके बाद वे कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी लौट आए। उन्होंने फाउंटेन वैली हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उनके सहपाठियों में अभिनेता उमर मेटवाली और लेखक निर्देशक क्रेग ब्रेवर शामिल थे। बाद में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने ऑरेंज कोस्ट कॉलेज में 2 साल बिताए, जहां उन्होंने 20 से अधिक प्रस्तुतियों में अभिनय किया और निर्देशन किया। उन्होंने जूलियार्ड स्कूल के ड्रामा डिवीजन 1993 से 1997 ग्रुप 26 से ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उनके सहपाठियों में सारा रामिरेज और एलन ट्यूडिक शामिल थे। करियर: डेनमैन ने वार्नर ब्रदर्स की फुटबॉल कॉमेडी फिल्म द रिप्लेसमेंट्स में बहरे टाइटन के रूप में कीनू रीव्स और जीन हैकमैन के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। उनकी अन्य फीचर फिल्मों में फेयर गेम, फैन बॉयज, द नाइन्स, शैटर, स्मार्ट पीपल, लेट गो, आउट कोल्ड और बिग फिश शामिल है। उनकी 2013 की फिल्मों में आफ्टर अर्थ, जॉब्स और ब्लू पोटैटो शामिल है। 2016 में डेनमैन ने माइकल बे की 2012 के बेंगाजी हमले पर आधारित फिल्म 13 आवर्स में अभिनय किया। द ऑफिस के अलावा डेनमैन ने एचबीओ की सीमित ड्रामा सीरीज मेयर ऑफ ईस्ट टाउन में फ्रैंक शीहान, फॉक्स की अल्पकालिक कॉमेडी ट्रैफिक लाइट में माइक रेली और रॉबर्ट किर्कमैन की अल्पकालिक हॉरर सीरीज आउटकास्ट में भी भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने पेरेंटहुड में एड ब्रूक्स, ड्रॉप डेड दीवा में टोनी और एंजल में स्किप द डेमन के रूप में भी कई भूमिकाएं निभाई हैं। वे ईआर, द एक्स फाइल्स, मैडमैन और ट्रू डिटेक्टिव जैसे टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं। 2015 में डैनहम ने पीसमेकर के दूसरे सीजन में पीसमेकर के भाई कीथ स्मिथ के एक वैकल्पिक संस्करण को चित्रित किया। व्यक्तिगत जीवन: सितंबर 2014 में डेनमैन ने अभिनेत्री और पूर्व मॉडल मर्सिडीज मेसन से शादी की। इस जोड़े का पहला बच्चा कैयस जनवरी 2018 में और दूसरा बच्चा सागन मई 2021 में हुआ। डेनमैन एक उत्साही ट्रायथलीट भी हैं। फिल्मोग्राफी: फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां: 2000 द रिप्लेसमेंट्स ब्रायन मर्फी, 2001 बेहोश लांस, 2003 द सिंगिंग डिटेक्टिव, बेटी डार्क के साथ सैनिक, बिग फिश डॉन प्राइज, उम्र 18-22, 2006 जब कोई अजनबी फोन करता है, अधिकारी बरोज, 2007 द नाइन्स, उत्तेजित व्यक्ति, पैरोल अधिकारी, अगर मुझे पता होता कि मैं एक जीनियस हूं, बेकर ले लो, मार्टी निकोल्स, 2008 शटर ब्रूनो, स्मार्ट पीपल, विलियम, 2009 फैन बॉयज चार्ज, 2010 फेयर गेम नर्वस डेव, 2011 जाने दो वॉल्टर, डिशमैन, 2013 आफ्टर अर्थ, प्राइवेट मैक्वेरी जॉब्स, अल एलकॉर्न, फसल के आकाश के नीचे जॉर्ज, 2014 पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जिम वैंस, 2015
उपहार ग्रेग। 2016 13 घंटे। बेंगाजी के गुप्त सैनिक डेव बून बेंटन, क्या तुम्हारी जेब में बंदूक है? बायरन 2017। पावर रेंजर्स सैम स्कॉट। लोगन लकी मूडी चैपमैन 2018। पहेली लुई 2019। ब्राइटबर्न काइल ब्रेयर 2020। ग्रीनलैंड राल्फ वेंटो। होप डेविस एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उनकी उपलब्धियों में 3 एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। उन्होंने 1990 में जोएल शूमाकर की फिल्म फ्लैटलाइनर्स से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों द डे ट्रिपर्स 1996, अबाउट श्मिट 2002, इनफेमस 2006 और एस्टेरॉयड सिटी 2023 में अभिनय किया। उन्हें अमेरिकन स्प्लेंडर 2003 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें सिनेकडॉक न्यूयॉर्क 2008 की कास्ट के साथ इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड मिला। 2016 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में टोनी स्टार्क की मां मारिया स्टार्क की भूमिका निभाई। 1992 में उन्होंने 2 शेक्सपियरियन एक्टर्स से ब्रॉडवे थिएटर में पदार्पण किया। 1997 में उन्होंने केविन क्लाइन और मैरियन सेल्ड्स के साथ इवानोव में साशा की भूमिका निभाई। 2009 में यास्मीना रेजा के नाटक गॉड ऑफ कार्नेज में जेफ डैनियल, मार्सिया गे हार्डन और जेम्स गैंडोल्फिनी के साथ अभिनय करने के लिए उन्हें खूब सराहना मिली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। होप ने टेलीविजन पर अपने शुरुआती करियर में डिक वुल्फ की एनबीसी सीरीज डेडलाइन 2000-2001 और एबीसी ड्रामा 6 डिग्रीज 2006-2007 में काम किया। बाद में उन्हें एचबीओ के प्रोजेक्ट्स इन ट्रीटमेंट 2009, द स्पेशल रिलेशनशिप 2010 और सक्सेशन 2021-2023 में अपने अभिनय के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में मिल्ड्रेड पियर्स 2011, द न्यूज़ रूम 2012-2013 और योर ऑनर 2020-2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेविस 3 बच्चों में से दूसरी का जन्म एंगलवुड न्यू जर्सी में हुआ था। उनकी मां जोन एक लाइब्रेरियन थी और उनके पिता विलियम डेविस एक इंजीनियर थे। डेविस ने अपनी मां को एक शानदार कहानीकार बताया है जो डेविस और उनके भाई बहनों को हर रविवार चर्च के बाद संग्रहालयों या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ले जाती थी। डेविस का पालन पोषण टेनाफ्ली न्यू जर्सी में हुआ और उन्होंने 1982 में टेनाफ्ली हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह मीरा सोरविनो की बचपन की दोस्त थीं जो लगभग सड़क के ठीक सामने रहती थीं और जिनके साथ उन्होंने पिछवाड़े में नाटक लिखे और अभिनय किए। डेविस के पास वासर कॉलेज से संज्ञानात्मक विज्ञान में डिग्री है। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के एचबी स्टूडियो में अभिनय का अध्ययन किया। करियर 1990-1999। प्रारंभिक कार्य और थिएटर में पदार्पण। डेविस ने जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म फ्लैटलाइनर्स 1990 में एक नाटकीय अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने विलियम बॉल्डविन की मंगेतर की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वह हिट पारिवारिक फिल्म होम अलोन 1990 में पेरिस के हवाई अड्डे की रिसेप्शनिस्ट की एक छोटी भूमिका में दिखाई दी। उनकी प्रमुख मंच प्रस्तुति 1992 में शिकागो में विलियम पीटरसन के साथ जोएल शूमाकर के लिए डेविड मैमेट के नाटक स्पीड द प्लो के विजडम ब्रिज रिमेन्स थिएटर सह निर्माण में अभिनय करने के बाद हुई। उसी वर्ष उन्होंने कॉर्ट थिएटर में 2 शेक्सपियरियन एक्टर्स 1992 के साथ ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की। 1995 में उन्होंने ग्रेग मोटोला द्वारा निर्देशित स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा द डे ट्रिपर्स में एलिजा मलोन डिएमिको के रूप में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने लिव श्रेबर, पार्कर पोसी, एनी मियारा और स्टैनली टूची के साथ अभिनय किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मैस्लिन ने लिखा, सुश्री मीरा जो एक अनुभवी कलाकार की तरह अपनी भूमिका निभाती हैं, और सुश्री डेविस जिनमें एक युवा कलाकार बनने की क्षमता है, एक ऐसी कास्ट का हिस्सा हैं जो आसानी से फिल्म को देखने लायक बनाती है। 1997 में उन्होंने लिंकन सेंटर के विवियन ब्यूमॉन्ट थिएटर में एंटोन चेखव के नाटक इवानोव में साशा की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की। डेविस ने केविन क्लाइन, जेन एटकिंसन, टॉम मैकगोवन
और मारियन सेल्ड्स के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने ब्रैड एंडरसन द्वारा निर्देशित स्वतंत्र रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नेक्स्ट स्टॉप वंडरलैंड 1998 में अभिनय किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने फिल्म के बारे में लिखा, वास्तव में खूबसूरती से अभिनीत, बेहतरीन ढंग से संपादित एक सिटकॉम से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह शहरी एकल जीवन के बारे में हाल की किसी भी फिल्म की तुलना में एक बुद्धिमान, गंभीर, हास्यपूर्ण माहौल को बेहतर ढंग से बनाता और बनाए रखता है। यदि फिल्म कुछ क्षणों में एज गुड एज इट गेट्स की याद दिलाती है, तो इसके पात्र अधिक सूक्ष्म हैं और मानवता के प्रति इसका दृष्टिकोण अधिक सच्चा है। उसी वर्ष उन्होंने ऑलिवर प्लैट और स्टैनली टुची अभिनीत कॉमेडी फिल्म द इम्पोस्टर्स 1998 में सहायक भूमिका निभाई। इन भूमिकाओं ने उन्हें हॉलीवुड फिल्मों जैसे थ्रिलर अर्लिंगटन रोड 1999 में भूमिकाएं निभाने का अवसर दिया। पीटर पॉलीकार्पो एक ब्रिटिश साइप्रस अभिनेता, नाटककार और गायक हैं। वे अपने थिएटर कार्यों और आईटीवी श्रृंखला बर्ड्स ऑफ अ फेदर में क्रिस थियोडोपोलोपोडस और फिल्म द लॉस्ट ऑनर ऑफ क्रिस्टोफर जेफरीज में लुई चारालंबोस की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। पीटर पॉलीकार्पो का जन्म 1957 में ब्राइटन में ग्रीक साइप्रस परिवार के बेटे के रूप में हुआ था। अपनी बहन ईव पॉलीकार्पो के साथ उन्होंने अपने शुरुआती साल ब्राइटन के सेंट एंजेला चिल्ड्रंस होम में बिताए। पॉलीकार्पो ने फिल्मों में 1996 में एविटा मैडोना के साथ, 1999 में ओक्लाहोमा और 2004 में डी लवली में काम किया है। मंच पर वे लंदन के वेस्ट एंड में संगीतमय नाटक मिस साइगॉन में जॉन थॉमस की भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता थे। वे संगीतमय नाटक लेस मिजरेबल्स के मूल कलाकारों में से एक थे, जहां उन्होंने जीन प्रोवेर की भूमिका निभाते हुए एंजोलरास की भूमिका के लिए अंडरस्टडी के रूप में काम किया। ये भूमिका उन्होंने 1995 के लेस मिजरेबल्स द ड्रीम कास्ट इन कॉन्सर्ट में दोहराई थी। बाद में उन्होंने ग्रांटेयर और थेनार्डियर की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने एंड्रयू लॉयड वेबर के द फैंटम ऑफ द ओपरा में फैंटम की भूमिका भी निभाई है। वे लंदन के फिनबोरो थिएटर में डेविड मैमेट द्वारा लिखित द वुड्स के यूके प्रीमियर में भी दिखाई दिए हैं। टेलीविजन में उनके काम में द बिल, होल्बी सिटी, कैजुअल्टी और वेकिंग द डेड शामिल हैं। 1992 में उन्होंने लव हर्ट्स का थीम ट्यून गाया, जो यूके सिंगल्स चार्ट पर 26वें नंबर पर पहुंचा। 1998 और 1999 में उन्होंने ओक्लाहोमा। तो दोस्तों इसकी लेंथ 98 मिनट है और मूवी के बजट के बारे में बात कर ले तो $90 मिलियन का मूवी का बजट था। स्टोरी की बात कर ले तो स्टोरी हमें इसके पार्ट 1 के बाद में एक तरह से जिस प्रकार से पार्ट 1 के अंदर एंड में दिखाया गया था कि जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है और सारे जो ह्यूमन है वो एक तरह से अंडरग्राउंड कर दिए जाते हैं जिससे कि वो सेफ रहते हैं। और फिर गेट खोलकर जब जो एक तरह से ह्यूमन है जब वो बाहर आते हैं और रेडिएशन एक तरह से कम हो चुका था और पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, तो उसी के बाद की स्टोरी हमें इसके पार्ट 2 में देखने को मिली है। बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका ठीक ठाक रहा है, जितना ज़्यादा एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा था इसके एक तरह से क्रेज से, तो उसमें ये जो मूवी है वो एक तरह से फेल होती हुई नज़र आई है, क्योंकि इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 90 मिलियन के बजट के अंदर इसे बनाया गया है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25 से 30 मिलियन पर रुक चुका है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन इसका कलेक्शन हमें देखने को मिला है। बाकी लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था पार्ट 1 को भी, बाकी सेकंड पार्ट भी हमें OTT पर देखने को मिल चुका है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।